हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे, उसके सारे एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे और उसमें जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होती हैं उनके बारे में देखेंगे और उसके अंदर कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। तो अगर हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो अगर हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख के आए हैं जो कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या हो रहा था, वहां पर हम लोग यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंटरेक्शन करा रहे थे मैटर्स के साथ में। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास इंफ्रारेड रेस का यूज किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है याद रखने वाला वो यही है कि यहाँ पर इंफ्रारेड रेस का यूज किया जाएगा। सो IR spectroscopy, which is short for infrared spectroscopy, deals with the infrared region of the electromagnetic spectrum। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग यहाँ पर इंफ्रारेड रेस को सिलेक्ट किए हैं। किसमें? विद द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइट हैविंग अ लॉन्गर वेवलेंथ एंड अ लॉन्गर फ्रीक्वेंसी देन विजिबल लाइट। अब इसके पास होता क्या है हमारे इंफ्रारेड में, यहां पर क्या होता है, लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ एंड लॉन्गर फ्रीक्वेंसी, लॉन्गर वेवलेंथ एंड लॉन्गर फ्रीक्वेंसी देन विजिबल लाइट। ओके, क्या है, विजुअल लाइट से इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है और वेवलेंथ भी ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट, इंफ्रारेड रेडिएशन कॉजेज वाइब्रेशन इन मॉलिक्यूल। अब देखिए, हम लोगों ने एक चीज देखी थी, जब हम लोग यूवी विजुअल रेस का इस्तेमाल कर रहे थे तो वहां पर क्या हो रहा था कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे थे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो था वो तो हायर से लोअर जा रहा था या लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होंगी वो क्या करेंगी, मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, मतलब जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी मॉलिक्यूल्स के अंदर वो हम लोग कह सकते हैं इंफ्रारेड के थ्रू होंगी। सो हैंस IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आल्सो नोन एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो हम लोगों को एक चीज समझनी होगी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या था। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी डील विद द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन में डील किया जाता है। ठीक है, हैविंग अ लॉन्गर वेवलेंथ एंड लॉन्गर फ्रीक्वेंसी देन विजुअल लाइट। सेकंड पॉइंट हमने देखा यहाँ पर कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है वो क्या कॉज करती है, वाइब्रेशंस किसी भी मॉलिक्यूल में, इसलिए इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा गया है। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हुए। थर्ड पॉइंट क्या आता है, द मेजर यूज ऑफ द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स रेलिवेंट टू बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ये पॉइंट क्या बता रहा है, हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड है इस चीज के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखें अगर इस पूरे इंफ्रारेड में तो हम लोग इससे यही पता लगाएंगे कि हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें मौजूद है। ठीक है, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और टोल्ड बाय द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब लास्ट पॉइंट क्या है, इट आल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट बॉन्ड प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप उस मॉलिक्यूल के अंदर अटैच्ड है, और सेकंड क्या है, कौन कौन से उस मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड हमारे प्रेजेंट रहने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ये सेकंड है कि बॉन्ड प्रेजेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका प्रिंसिपल क्या था। ठीक है, सो प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करें, सो अगर देखें यहाँ पर कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर दी मॉलिक्यूल्स आर जनरली इन देयर लोएस्ट। देखिए यहाँ पर जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी था वहां पर हमने अपना प्रिंसिपल क्या देखा था कि जनरली क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने लोअर ग्राउंड स्टेट में होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास यूवी विजुअल रेज जो होती हैं वो किसी भी मैटर या मॉलिक्यूल पे पड़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन होता है, या तो हायर टू लोअर जाते हैं
लोअर टू हायर आते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हायर पे रहते हैं वो लोअर आते हैं, तो ये दोनों ट्रांजिशन हो रहे थे। इसी तरह यहाँ पर क्या है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स आर जनरली इन देयर लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास ये वाइब्रेशनल एनर्जी मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। सपोज दैट हमारे पास कुछ इस तरीके से वाइब्रेशनल एनर्जी है, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है। तो जनरली ये क्या बोल रहा है कि जब ऑर्डिनरी टेम्परेचर होगा, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर है, लोएस्ट एनर्जी लेवल पर है, एंड आर वाइब्रेटिंग विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी in the form of infrared radiation is supplied to the molecule, and when the natural frequency of molecules become equal to the radiant frequency, then the absorption takes place and vibrational transition occurs। देखिए इसमें क्या समझाया गया आप लोगों को, इसने ये बताया है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली इन दी लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर होते हैं, लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पर होते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। लेकिन जब हम लोग एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या किसके थ्रू, इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू, ठीक है, व्हेन सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन जब प्रोवाइड की जाती है उस मॉलिक्यूल को, तो वहां पर क्या होता है कि ट्रांजिशन नहीं होता है, वो क्या करता है, एक वाइब्रेशनल एनर्जी से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी पे चला जाता है। ठीक है, सप्लाई टू द मॉलिक्यूल व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जब उसको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जैसे सपोज मैंने एनर्जी को प्रोवाइड किया, तो वो क्या करेगा यहां पर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वेट, अब यहां पर फंडा क्या है कि जब हमारी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो इक्वल किसके हो जाए, रेडिएंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए। ओके, रेडिएंट फ्रीक्वेंसी, उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि वहां पर एब्जॉर्प्शन हो गया है और वहां पर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो गए हैं। तो याद क्या रखना है हम लोगों को कि सपोज दैट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पर जाकर वाइब्रेट करता है, लेकिन जब हम लोग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में, तो क्या होता है वहां पर कि उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है मॉलिक्यूल का वो इक्वल हो जाता है रेडिएंट फ्रीक्वेंसी के, देन दी एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां पर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑकर हो गया। ये था हमारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल। इसके बाद आता है क्राइटेरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया फॉर अ कंपाउंड टू एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन। अब किसी भी कंपाउंड के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा कि वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला द टू एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर मॉलिक्यूल टू बी आईआर एक्टिव, पहला है करेक्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ रेडिएशन की क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, किस वेवलेंथ से आ रहा है। दूसरा है चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, और जो सपोज दैट कोई मॉलिक्यूल है उसके डाइपोल मूवमेंट में चेंज होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, म्यू इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, ये यही बोल रहा है, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयर शुड बी अ चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। ओके, देयर शुड बी अ चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। ओके, देयर शुड बी अ चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। तो यही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सपोज दैट मैंने डिसाइड कर लिया कि ये जान लिया आप लोगों ने कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, लेकिन अब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकती है और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। सबसे पहली करेक्ट वेवलेंथ होनी चाहिए, और दूसरा फैक्टर क्या है कि वहां पर डाइपोल मूवमेंट में चेंज होना चाहिए वहां पर, ठीक है। सबसे पहले की अगर बात करें हम लोग करेक्ट वेवलेंथ फॉर अ मॉलिक्यूल, इससे देखते हैं, फॉर अ मॉलिक्यूल टू एब्जॉर्ब IR radiation, the natural frequency of vibration of some part of molecule is the same as the frequency of incident radiation। तो ये क्या बोल रहा है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जिसको IR रेडिएशन एब्जॉर्ब करनी है, the natural frequency of vibrations of some part of molecule is the same as the frequency of incident radiation। इसका बोलने का मतलब ये है कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशंस की वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। इसका बोलने का मतलब ये था, सपोज इसको पहले इरेज कर दूं, इसका बोलने का मतलब यह है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन,
ठीक है, ये इसने बताया। अब दूसरा है चेंज इन डाइपोल मोमेंट। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर सीधा 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 कि हमारे पास म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वहां पर डाइपोल मोमेंट में चेंज आना चाहिए। अ मॉलिक्यूल कैन ओनली एब्जॉर्ब IR रेडिएशन व्हेन इट इज एब्जॉर्प्शन कॉसेस अ चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। वहां पर उसके डाइपोल मोमेंट में अगर चेंज आ रहा है, इट मींस म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर हो रहा है, ठीक है, चेंज आ रहा है उसके डाइपोल मोमेंट में, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास क्या करेगा, IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने वाला है। सो दो फैक्टर थे, दो क्राइटेरिया थे, दोनों डिस्कस कर लिए। इसके बाद क्या है, a molecule is said to be have an electric dipole when there is a slight positive and slight negative charge on its component atoms। इसका मतलब क्या, सपोज दैट कोई एक मॉलिक्यूल है और उसके अंदर एटम्स है, अगर वहां पर किसी के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सपोज दैट हमारे पास से कोई मॉलिक्यूल है AB, इस तरीके से अगर इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास डाइपोल मोमेंट बन गया है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब ऑल दी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल सच एज दिस आर IR इनएक्टिव। देखिए, अब इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे N2, O2, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या है, IR इनएक्टिव है, बिकॉज इनके बीच में इनके अंदर क्या है, डाइपोल मोमेंट जीरो है। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट जीरो कैसे, सपोज दैट हम लोग N2 की बात करें तो N2 कुछ इस तरीके से बनेगा, दोनों यहाँ पर सेम एटम है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसलिए इसमें जो डाइपोल मोमेंट रहने वाला है वो म्यू इक्वल टू जीरो है, तो इसलिए ये क्या है, IR इनएक्टिव है। सेकंड पॉइंट, वाइब्रेशन ऑफ अ बॉन्ड इन्वॉल्विंग टू एटम्स दैट हैव लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज यूजुअली IR एक्टिव। जो मैंने आप लोगों को बताया, ऐसे एटम जिनके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो वो क्या करेंगे, हमारे पास IR एक्टिवनेस को शो करेंगे। सपोज दैट, जैसे कि मैं बात कर दूं HF की, HF क्या है, एक फ्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर फ्लोरीन क्या हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, जैसे HF की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो इसका क्या है, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास IR एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसको इरेज करके थोड़ा सा अपर साइड पे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, ये कलर यूज नहीं कर सकते हम। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, सपोज दैट यहाँ पर लिखता हूँ जो HF है। ठीक है, अब HF में क्या होगा, H है या F है, ये प्लस है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमको क्या पता चला, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये IR क्या है, एक्टिव है। तो यही बोल रहा है, अगर दो एटम्स के बीच में ऐसा मॉलिक्यूल्स है जहाँ पर एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट होगा, वहाँ पर चार्जेस आएंगे, इसलिए डाइपोल मोमेंट उनका जीरो नहीं होगा और वो IR एक्टिव होगा। ओके, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें पॉइंट हम लोग, वाइब्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड, वाइब्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, CO होता है, कॉजेज अ चेंज इन डाइपोल मूवमेंट एंड इट्स देयरफॉर IR एक्टिव। अब देखिए CO है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये टॉपिक भी क्लियर कर दिया है। इसके बाद मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होती हैं। देखिए, हम लोगों ने वहां पर कुछ चीजें पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पढ़े थे, सिग्मा स्टार टू पाई स्टार, इस तरीके से चीजें थी UV विजुअल में। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, वाइब्रेशंस की बात करेंगे, तो लोग पहले डिस्कस करेंगे कौन कौन सी किस तरीके की मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होती हैं यहाँ पर। सो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस ड्यू टू इंक्रीज इन, इसको मैं कर लेता हूँ पहले कलर चेंज। सो ड्यू टू इंक्रीज इन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल, टू टाइप ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है, जब हमारी वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जीज इंक्रीज करती है मॉलिक्यूल की, तो वहां पर दो तरीके के फंडामेंटल वाइब्रेशन ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, एक वाइब्रेशन क्या होता है, हमारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है, सेकंड वन बेंडिंग वाइब्रेशन होता है। ठीक है, इसको क्या है, हम लोग कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं कर देता हूं एक डिब्बे के अंदर बंद। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है और बेंडिंग वाइब्रेशन है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आई कैसे थी, आई कैसे कि जब हमारे पास वाइब्रेशन इंक्रीज हुई, रोटेशन वाइब्रेशन एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी इंक्रीज हुई, तो वहां पर क्या आया, फंडामेंटल वाइब्रेशन दो ऑब्जर्व हुई। ठीक है, एक हमारे पास स्ट्रेचिंग होती है और एक बाइंडिंग होती है, बेंडिंग। और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की अगर हम लोग बात करें, दीज आर दी वाइब्रेशन और ऑसिलेशन अलोंग दी लाइन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, जो लाइन ऑफ बॉन्ड होता है, ठीक है, उस लाइन ऑफ बॉन्ड के अलोंग ये क्या होती है, स्ट्रेचिंग होती है। स्ट्रेचिंग, इन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन देयर ऑकर्स आ चेंज इन बॉन्ड लेंथ। देखिए, अगर हमारे पास एक एटम है A, ये 1 मिनट यहाँ पर
थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको मैं पहले इरेज कर दूं और पेन को सिलेक्ट कर लूं। सपोज दैट, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको आप लोगों को समझना चाहिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के बारे में, क्योंकि ये पेपर में आने के 100% चांस रहते हैं। ए और बी, यहाँ पर हमारे पास दो एटम है और ये कंप्लीटली एक मॉलिक्यूल था। यहाँ पर मैं बॉन्ड को दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास बॉन्ड है। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्या चीज़ होती है कि ऑसिलेशंस होते हैं या वाइब्रेशन होती है, वो इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग होते हैं। तो हम लोगों को यही बताना है, अगर इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग वाइब्रेशन होंगे तो क्या होगा इसमें। अगर यहाँ पर ऑसिलेशंस हो रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा कि अगर यहाँ ऑसिलेशन हो रहे हैं तो जो बॉन्ड लेंथ होगी हमारी, बॉन्ड लेंथ होगी तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ चेंज होगी। देखिए अगर सपोज दैट हमारे पास ये एक बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर ए एटम है, यहाँ बी एटम है, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कोई भी चीज़ वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा बॉन्ड लेंथ चेंज होगा, ठीक है, और दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो होती है वो हमारी बॉन्ड किसी भी बॉन्ड के अलॉन्ग की जाती है जब वहाँ पर ऑसिलेशंस और वाइब्रेशन हो रही हूँ, ठीक है। सो दे ऑकर एट हायर एनर्जी, ये बहुत ही ज़्यादा हायर एनर्जी पे ऑकर होती है, जैसे कि 4000 टू 1250 से लेके 4000 तक, ठीक है। अब ये भी दो तरह की होती है। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हम लोगों ने देख ली क्या थी, ठीक है। अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के अंदर दो टाइप आते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एक होता है असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पर। सो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग नाम से पता चल रहा है कि सपोज दैट कोई भी दो एटम्स हैं, ठीक है, हमारे पास एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये इनके बीच में बॉन्ड है। अब होना क्या है, वाइब्रेशंस होनी है यहाँ पर, ठीक है, और क्या होना है, ऑसिलेशंस होनी है। तो अब सिमेट्रिकल में क्या होगा, आइदर मूव अवे और टूवर्ड्स दी सेंट्रल एटम, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर हम लोग यहाँ पर एक सेंट्रल एटम बना दें, सपोज दैट यहाँ पर मैंने एक सी नाम का एक सेंट्रल एटम बना दिया, ये हमारा एक सेंट्रल एटम है, इसको मैं डार्क बना रहा हूँ। तो अब इनका कहने का मतलब क्या है कि अगर दोनों पास आ रहे हैं इस तरीके से, दोनों एक ही साइड मूव कर रहे हैं, द एटम ऑफ मॉलिक्यूल आइदर मूव अवे और टूवर्ड्स दी सेंट्रल एटम बट इन सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, तो इस तरफ मूव कर जाए दोनों या ये इस तरफ। तो ये क्या है, हमारे पास सिमेट्रिकल है, ये क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रही है यहाँ पर, ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रही है। लेकिन असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या होगा, एक दूसरे साइड मूव करे, एक दूसरे साइड मूव करे, ठीक है। सॉरी ये क्या था हमारे पास, इसमें था सिमेट्रिकल में तो दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना है। लेकिन जब हमारे पास सिमेट्रिकल की असिमेट्रिकल की बात करेंगे तो चीजें कैसी होनी चाहिए, एक सपोज दैट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब असिमेट्रिकल में क्या सिमेट्री नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो एटम वाइल अदर डिपार्ट्स फ्रॉम इट, ये था हमारे पास असिमेट्रिकल। सपोज दैट ये इधर जा रहा है तो दूसरा वाला जो एटम होगा ये रहा, तो ये भी किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं बनी, ठीक है। सिमेट्री कैसे बनती, कोई भी दो एटम यहाँ पर फिक्स्ड है, अगर एक को हमने इधर मूव किया दूसरे को भी इधर मूव करेंगे तभी उसमें सिमेट्री पहले की तरह रहेगी। लेकिन अगर हमने इसको भी ऐसे मूव कर दिया, इसको भी इधर मूव कर दिया, तो क्या हमारी सिमेट्री चली गई। तो वही यहाँ पर बताया गया कि सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या होता है, सिमेट्रिकल में क्या होता है, जो दो एटम्स होते हैं या तो वो टूवर्ड्स मूव करते हैं या अवे मूव करते हैं सेंट्रल एटम के। लेकिन जो हमारा असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, वन एटम अप्रोच टूवर्ड द सेंट्रल एटम वाइल अदर जो है वो सेंट्रल एटम से दूर जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसके डायग्राम बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ओके, इसमें स्टार मार्क कर दिया है। अब इसके बाद हमारे पास बेंडिंग वाइब्रेशन आएंगी। देखिए हम लोगों ने पढ़ा पहले स्ट्रेचिंग, ठीक है, स्ट्रेचिंग कहाँ पे हो रही थी, एक बॉन्ड के अलोंग, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था, जब बॉन्ड के अलोंग चीजें हो रही थी, जब बॉन्ड के अलोंग चीजें हो रही थी तो वहां पर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल में चेंजेस आ रहे थे। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस की। सो वाइब्रेशन और ओसिलेशंस आर नॉट अलोंग द लाइन ऑफ बॉन्ड, तो ये बोल रहा है यहाँ पर लाइन ऑफ बॉन्ड के अलोंग नहीं होती है चीजें, ठीक है। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज डीफॉर्मेशंस, इसको हम लोग डीफॉर्मेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखें, इसको क्या बोलते हैं, डीफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इन दिस बॉन्ड एंगल बॉन्ड एक्सिस इज अल्टर्ड, इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए वहां पर बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा था, सॉरी, सिर्फ बॉन्ड लेंथ के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पर क्या चीज आ गई है कि बॉन्ड एंगल भी हमारा चेंज होगा, ठीक है, और क्या है, एक्सिस भी चेंज होगी, बॉन्ड एक्सिस भी चेंज होगी, ठीक है। ये चीज यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग कि बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एक्सिस यहाँ पर अल्टर होगी। ऑकर्स एट लो एनर्जी, यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी पे ऑकर होते हैं, ये चीज पता होनी चाहिए। अब ये भी पता होना चाहिए कि ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको फिर से इंपॉर्टेंट के लिए ब्रैकेट में डाल रहा हूँ क्योंकि ये टाइप्स आप लोगों से पूछे जाएंगे। सपोज दैट हमारे पास कोई भी चीज अगर है प्रेजेंट,
सो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है, इसको मैं पहले से थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ, ये रहा, ये हमारा इंपॉर्टेंट के रूप में यहाँ पर, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है, 1 मिनट इसको। सही हो गया, ओके। सो ये सही हो गया। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे बेंडिंग वाइब्रेशन में। तो बेंडिंग में क्या है, हमारे पास दो पार्ट है, एक आता है प्लेन बेंडिंग और एक आता है आउट प्लेन बेंडिंग। ठीक है, अब प्लेन बेंडिंग में भी दो पार्ट आते हैं, सीजरिंग और रॉकिंग। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास यहाँ आता है प्लेन बेंडिंग। ठीक है, यहाँ पर प्लेन बेंडिंग आता है, इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट आते हैं, एक आता है सीजरिंग। ठीक है, एक आता है सीजरिंग और एक आता है हमारे पास रॉकिंग। ठीक है, इस प्लेन बेंडिंग के बाद हमारे पास आता है आउट प्लेन बेंडिंग। ठीक है, आउट प्लेन बेंडिंग, देखिए लिख के इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों को ये चीजें याद रह जाए। इसके बाद आता है वैगिंग, ट्विस्टिंग। ठीक है, आउट प्लेन बेंडिंग हो गया और प्लेन बेंडिंग हो गया। आउट प्लेन बेंडिंग में सीजरिंग और रॉकिंग थी, इसमें वैगिंग और ट्विस्टिंग है। ठीक है, इन प्लेन बेंडिंग सबसे पहला पॉइंट क्या है, सीजरिंग। दिस इज इन प्लेन बेंडिंग इन विच टू एटम्स, दिस इज इन प्लेन बेंडिंग इन विच टू एटम्स अप्रोच ईच अदर एंड बॉन्ड एंगल्स डिक्रीजेस। इसका क्या मतलब है, दो एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं सीजरिंग में। जैसे सीजर होती है, सपोज दैट मेरे पास इस तरीके से दो एटम है यहाँ पर, तो ये दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, सीजरिंग है। ठीक है, ये क्या है, सीजरिंग है। दो एटम्स जो हैं वो आपस में अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये सीजरिंग हो रही है हमारे पास। अब रॉकिंग में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, रॉकिंग में क्या था हमारे पास कि सेम डायरेक्शन में मूव करें, लेकिन सीजरिंग में क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, रॉकिंग में क्या होगा, अब ये जो एटम्स है सपोज दैट ये ऐसे मूव करे, ये ऐसे, ये क्या है, ये हमारे पास रॉकिंग है। तो हम लोगों को इन प्लेन बेंडिंग तो समझ में आ गई कि एक ही प्लेन पे प्लेन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये एटम्स क्या है, अपने अपने प्लेन पर हैं, सिर्फ ये अपनी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी प्लेन बेंडिंग। लेकिन आउट प्लेन बेंडिंग क्या होगी, जहां पर प्लेन चेंज हो जाए। ठीक है, वैगिंग आता है और ट्विस्टिंग आता है। इसमें क्या है, वैगिंग और ट्विस्टिंग में सपोज दैट हमारे पास ये दो एटम्स हैं। ठीक है, अब एक एटम को हम लोग प्लेन से आउट कर दें और एक एटम को हम लोग प्लेन से नीचे कर दें। ठीक है, मतलब एक एटम जो है वो प्लेन के ऊपर चला जाए, एक नीचे चला जाए, तो वहां पर क्या हो रही है, आउट प्लेन बेंडिंग हो रही है, मतलब प्लेन वहां पर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अब वैगिंग और ट्विस्टिंग में डिफरेंस क्या है, टू एटम मूव टू वन साइड ऑफ द प्लेन। देखिए, अब इसका कहने का मतलब यही है कि जो दो एटम्स हैं वो अगर एक साइड प्लेन के चले जा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वैगिंग बोल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो अपोजिट साइड जैसे ट्विस्ट हो जा रहा है, मतलब एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्विस्टिंग बोलेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखिए सबसे पहले इन प्लेन की रॉकिंग। रॉकिंग मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये। सीजरिंग में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये। ठीक है, इसी तरीके से क्या है वैगिंग, वैगिंग में क्या है, दोनों एक एक प्लेन के ऊपर ऊपर जा रहे हैं। इसके बाद आता है हमारे पास क्या, ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में क्या है, एक अपर साइड जा रहा है एक लोअर साइड जा रहा है और प्लेन हमारा बदल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस थी। अब इसके बाद नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप लोगों को निकालना है, सो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन, अगर हम लोग एक लीनियर मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें क्या होती है वैल्यू, 3n-5। ये क्या वैल्यू होती है, 3n-5 होती है। यहाँ पर बात करें तो 3n-6 होती है। और जो n है यहाँ पर, n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये चीज हम लोग निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल बात हुई है यहाँ पर, इसको मैं कर देता हूं इस तरीके से, तो ये आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 3 है, n=3 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वाइब्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 आ जाएंगी, फॉर्मूले में रखेंगे तो आ जाएंगी। अब H2O आ गया, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, सो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन विल बी 3n-6। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3n-6 हो जाएंगी।
तो यहाँ पर ये फॉर्मूला था, ये आप लोगों को याद होना चाहिए लीनियर और नॉन लीनियर के लिए किस तरीके से लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर दो रीजन्स होते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है और एक फिंगरप्रिंट रीजन होता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन जो होता है वो 4000 से लेके 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आता है। रीजन फ्रॉम 4000 to 1500 सेंटीमीटर इनवर्स इन IR स्पेक्ट्रम इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब ये क्या बोला है, एक रीजन डिसाइड किया गया है। अगर यहाँ पर 4000 से लेके 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक आ रहा है, ठीक है, रीजन, तो वहां पर वो किसके लिए यूज किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स के लिए यूज किया जाएगा। दिस रीजन शोज द एब्जॉर्प्शन ड्यू टू स्ट्रेचिंग मूड्स। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या होता है, उसकी रेंज पता होनी चाहिए, 4000 टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है, और ये किया किस लिए जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। अब फिंगरप्रिंट रीजन क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी है। अब फिंगरप्रिंट रीजन क्या था, द रीजन बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, ये रहा, ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, -1 है, ठीक है, 21 लिखा हुआ है, ठीक है। सो द रीजन बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स is known as fingerprint region. It contain number of vibration caused by bending and stretching vibration. इसका क्या मतलब है, वहां पर क्या हो रहा था, स्ट्रेचिंग मूड के थ्रू हो रहा था। यहाँ पर क्या है, ये क्या चीज कंटेन करता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कॉज्ड बाय बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो बेंडिंग और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की वजह से पाई गई है। इसकी बाद क्या बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप्स सो सिमिलर एब्जॉर्प्शन। अब इसका क्या मतलब है, ऐसे मॉलिक्यूल, ठीक है, जो हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप रखते हैं वो क्या करेंगे, सेम सिमिलर एब्जॉर्प्शन शो करेंगे एबव 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। बट इफ द मॉलिक्यूल इज डिफरेंट देन द स्पेक्ट्रा डिफर इन फिंगरप्रिंट रीजन। लेकिन अगर जो हमारा मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट रहेगा तो वो फिंगरप्रिंट रीजन में क्या करेगा, डिफरेंट शो करेगा। द फिंगरप्रिंट रीजन also matches the two molecules are of same compound. This region thus provide confirmation of identification of molecule. तो यहाँ से हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप रीजन देख लिया कि फंक्शनल ग्रुप रीजन था वो हायर फ्रीक्वेंसी हायर वेवलेंथ पे जाके शो होता है और वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के लिए काम आता है। फिंगरप्रिंट की बात करी, फिंगरप्रिंट में क्या था, ये लोअर किस पे बात करता है, लोअर रीजन में बात करता है, 1500 के लोअर पे रहेगा ये। और इसमें क्या चीजें पता चलेंगी हम लोगों को कि जो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, किसके द्वारा, ब्लेंडिंग के द्वारा और स्ट्रेचिंग के द्वारा, ठीक है, वो दोनों चीजें हम लोगों को बताएंगी क्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। और इस पूरे कंप्लीट को क्या बोलते हैं हम लोग, फिंगरप्रिंट रीजन। तो ये वाला जो है एग्जाम में आ चुका है पिछले साल, फंक्शनल ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन क्या रहता है। अब नेक्स्ट क्या बचता है हमारे पास, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। सो एप्लीकेशंस मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस क्या है, सारे सेम रहने वाले हैं जो हम लोग पहले लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस में काम आती है और सेकंड क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है, मेन एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रो इज कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन, मतलब कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, किसी भी चीज की हम लोग क्वांटिटी के थ्रू एनालिसिस कर सके, मतलब मिनिमम टू मिनिमम क्वांटिटी को लेकर भी हम लोग उसका एनालिसिस कर सके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन A = ECl वी कैन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सैंपल, ओके। थर्ड नंबर क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ सैंपल, किसी भी सैंपल का जो प्योरिटी होता है हम लोग वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, टू आइडेंटिफाई सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, जो कि हम लोग अभी अपने इसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे, क्या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखना है हम लोगों को। इसके बाद तो हमारे पास NMR बचेगा, उसको खत्म करेंगे। सो यहाँ पर ये भी है कि सिस और ट्रांस के आइसोमर्स के बारे में भी ये बताता है। फिफ्थ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच के भी बारे में बताता है। IR स्पेक्ट्रा ऑफ द कंपाउंड एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन आर रिकॉर्डेड विद इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन। ये क्या बोल रहा है, IR स्पेक्ट्रा ऑफ द कंपाउंड एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन पर रिकॉर्ड किया जाता है उनको, और इंक्रीज करके किसको, कॉन्सेंट्रेशन को। द एब्जॉर्प्शन बैंड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेस व्हाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर अनचेंज। तो इसने यही चीज बताई है कि इंक्रीज करेगा और रिमेन अनचेंज रहेगा। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्जिंग में भी ये काम आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे। तो इस लेक्चर के नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, या कोई टॉपिक अगर छूट रहा हो तो उसके बारे में भी बता दें, हम लोग कवर कर लेंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो ओके, थैंक यू गाइस।